खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। जनवरी की 3 तारीख सन 2025 जुम्मतुल मुबारक का दिन है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ हो गया है सलाम जेके का, जिसको आप हर दिन सुबह 8:35 पर देखना शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि जब हम सुबह सुबह आपके सामने आए तो आपको हर खबर से बाखबर करे, खबर तह तक आपको बताए, वो हालात वाक़ात आपके सामने रखे जो किसी न किसी तरीके से सुर्खियों में बने हुए हैं या आज पूरे दिन सुर्खियों में रह सकते हैं। तवारीखी पस मंज़र पर भी हमारी नज़र रहती है, यानी हिस्ट्री ऑफ द डे भी आपको बताती है। सियासी उफक पर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी हमारी नज़र रहती है, उससे भी आपको बाखबर कराने की कोशिश करते हैं। आपकी चंद फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करते हैं और माहिर मुअल्लिजीन यानी डॉक्टर साहिबान के पास भी चलती है। एक मुसलसल एक गुफ्तगू का आगाज़ इस प्रोग्राम में हमने किया है, वो ये था कि किस तरीके से हम डिप्रेशन और एंजाइटी की बीमारी से बाहर आए, हमने क्या कुछ करना है, किस तरीके से हमने आस पास के माहौल को तब्दील करना है, उस पर आज भी हम गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि जब 41% आबादी अब डिप्रेशन और एंजाइटी की शिकार हो तो इस तरीके के प्रोग्रामों में इस पर बात करना भी ज़रूरी है। इन्हें खबर भी है, तज्जिया भी है, तबसरा भी है और साथ साथ हालात वाक़ात के साथ सेहत की भी बात आपके साथ हम ज़रूर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा साथ न सिर्फ टेलीविज़न चैनल पर देंगे, टीवी देखते हुए देखेंगे, बल्कि आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आएंगे, जहाँ पर खबर, तज्जिया और तबसरा आपके सामने है। और ये उम्मीद हम रखते हैं कि जो आपके आसपास हालात वाक़ात होते हैं, जो तहरीरी मवाद आपके पास है और अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा। हम अपने ज़राए ब्लॉग पर, हम कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या हमारा जो प्रिंट फॉर्म है अखबार का जेके न्यूज़ पॉइंट, उस पर हम ज़रूर उसको जगह देंगे। इसलिए ये तमाम राब्ते रिश्ते आपके और हमारे बीच और मजबूत होने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज भी 10 बजे तक आप हमारा साथ देंगे, लेकिन फटाफट से वरक गर्दानी करते हैं, यानी पेजों को खंगालते हैं। और पेज खंगाले हैं आज सुबह सुबह मेरे साथी ज़हूर ने, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ द डे तैयार की है। सबसे पहले प्रोग्राम हिस्ट्री ऑफ द डे पर एक नज़र डालते हैं, जिसके बाद बैक टू बैक बड़ी अहम और दिलचस्प खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ज़हूर लेकर आएंगे हिस्ट्री ऑफ द डे। बहुत शुक्रिया अशफाक। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है। आज जनवरी की 3 तारीख है, साल 2024, लेकिन साल 2025 माफ़ कीजिएगा, लेकिन माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है एक एक करके वो आपके सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि आज के दिन 1929 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड अरविंद से मुलाकात की थी और आगे जाकर फिर इन दोनों के दरमियान एक मुआहिदा भी हुआ था। और 1894 में आज ही के दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में पोष मेले का इफ्तिताह किया, उसका आगाज़ आज के दिन से हुआ था। और आज के दिन 2000 में कोलकाता का नाम सरकारी तौर पर कोलकाता रखा गया, इसकी शुरुआत भी आज के दिन से हुई थी और साल 2000 में। और आज के दिन 1995 में, आज से करीबन 30 बरस कबल, हरियाणा के डुवाली में स्कूल में आग लगने से 360 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग इस दर्दनाक हादसे में जख्मी भी हुए थे। 1994 में आज के दिन वेनेजुएला में कैदियों की बगावत में तकरीबन 100 अफराद मारे गए। बगावत हुई थी यहाँ पर कैदियों की जानिब से, जिसमें इतना बड़ा नुकसान हुआ। और आज के दिन, आज से करीबन 20 बरस कबल 2005 में यूएसए ने तमिलनाडु में सुनामी मुतासरा अफराद को पानी मुहैया कराने के लिए 6.2 करोड़ रुपए की इमदाद जारी की थी। ये भी आज के दिन हुआ था, साल 2005 में। और आज के दिन 1943 में टेलीविज़न पर पहली बार गुमशुदा लोगों के बारे में इतला नशर की गई, यानी जो लापता लोग हैं उनके बारे में आज से टेलीविज़न पर इतलात नशर की गई। और आज के दिन 1947 में अमेरिकी कांग्रेस की कार्रवाई पहली मरतबा टेलीविज़न पर नशर की गई, इसकी शुरुआत भी आज के दिन से हुई थी। और 1956 में आज के दिन फ्रांस में एफिल टावर के बालाई हिस्से में आग लगने से काफ़ी नुकसान हुआ था। ये हादसा भी आज के दिन फ्रांस में पेश आया था, जिसमें आग लगने से एफिल टावर के बालाई हिस्से में आग लगी थी, जिसके नतीजे में एफिल टावर को नुकसान पहुंचा था। और आपको बता दें कि आज ही के दिन 1991 में इसराइल ने 23 साल बाद सोवियत यूनियन में कौंसल खाना को दोबारा खोल दिया। और 2004 में मिस्र एयर एलायंस के तैयारी के बहर अहमर में गिर जाने से 148 मुसाफिर हलाक हुए थे जो इसमें सवार थे।
और फिर आज ही के दिन 1870 में अमेरिका में ब्रुकलिन पुल की तामीर शुरू हुई, जो कि एक दुनिया में जो जितने भी लंबे पुल हैं उनमें से एक है, और इसकी शुरुआत आज के दिन हुई थी। तो ये माजी के चंद अहम वाक़ात थे जो हमने एक एक करके आपके सामने रखे कि माजी में आज 3 जनवरी के दिन क्या कुछ हुआ है। लेकिन अब बात हाल की करेंगे, इस वक्त की करेंगे, और सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से करेंगे, क्योंकि अगरचे बर्फबारी का सिलसिला थम गया है लेकिन सर्दी का जोर लगातार बरकरार है पूरे जम्मू कश्मीर में। और वहीं जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी धुंध की लहर जो है वो लगातार जारी है, और जो अहम शाहराएँ हैं खासकर मुगल रोड, श्रीनगर लेह शाहरा और भी कई गुरेज बांडीपोरा रोड, संथन टॉप रोड, ये तमाम अहम शाहराएँ जो है वो बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इधर महकमा मौसमियात की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई है और महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और साथ ही साथ महकमा मौसमियात का कहना है कि 4 जनवरी से 6 जनवरी तक मजीद बर्फबारी का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में बाहरी बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में भी बारिशों के साथ साथ बर्फबारी हो सकती है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं कि रियासती महकमे मौसमियात की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, और ये येलो अलर्ट तब जारी कर दिया गया है जब वादी कश्मीर के अंदर 40 रोज़ा चिलई कलान चल रहा है, और चिलई कलान की जो शबाब है वो काफ़ी सख्त भी दिख रहा है, तेवर बड़े सख्त दिख रहे हैं, क्योंकि दर्ज हरारत लगातार मनफी जा रहा है। और आज सुबह भी बेशतर मकामात पर दर्ज हरारत 3 से 4 डिग्री के दरमियान ही रिकॉर्ड किया गया था। और इस भी जब येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है 4 से 6 के दरमियान, तो ये साफ कर दिया गया कि 4 तारीख से 6 तारीख के दरमियान मजीद बारिशें और बर्फबारी का इम्कान है, और बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो सकता है। डिजास्टर अथॉरिटीज़ की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर रात देर गए ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जहां दर्जे हरारत -3 के आसपास है, वहीं पर धुंध का कहर भी साफ जम्मू और श्रीनगर के अंदर दिख रहा है। तस्वीरें जम्मू की है, जहां पर सुबह सुबह आप देख रहे हैं कि धुंध किस तरीके की है, और जो सुबह रफ्तार जिंदगी की होती थी वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, और बिल्कुल धीमे धीमे से जिंदगी चल रही है। इस बीच सूबाई इंतजामिया के मुख्तलिफ अफसरान ने बालाई इलाकों का मुआयना किया है। डिप्टी कमिश्नर कुपवारा ने बालाई इलाकों का मुआयना किया, जिस दौरान जो स्नो क्लियरेंस और बुनियादी सहूलियात का फराहमी है, जिनमें बिजली, पानी और सड़क से राब्ता, सड़कों से बर्फ हटाने का काम था। डिप्टी कमिश्नर ने कल आज खुद इसका भी मुआयना किया, और कई अस्पतालों और तिबी मराकज़ का भी उन्होंने कल मुआयना किया है। न सिर्फ यहाँ जिला डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लोलाब सेक्टर के अंदर उन्होंने कल ये तमाम मुआयना किया, बल्कि इतलात और ख़बर यह है कि सूबाई इंतज़ामिया जो कुपवारा की है, वो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया कुपवारा की और सूबाई इंतज़ामिया इन तमाम हालात वाक़ात पर नज़र बरकरार रखे हुए हैं। इस बीच सुबह सुबह ट्रैफिक एडवाइजरी भी सामने आई है, और उस ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक जहां सुबह श्रीनगर से लद्दाख जाने वाली कौमी शाहराह पर लाल बटन दबाया गया है, यानी अभी ट्रैफिक को चलने की किसी तरीके की इजाज़त नहीं है, क्योंकि बालाई इलाके के अंदर फिसलन बहुत ज़्यादा है और बाद दोपहर तक यह मामला क्लियर हो सकता है। इसी तरीके से मुगल शाहराह पर जो मुसलसल बर्फबारी की वजह से सूरत हाल बनी हुई है, उस पर भी गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया। और ये ताज़ा तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं श्रीनगर की, जहां पर आप देख सकते हैं कि बादल भी आपको नजर आ रहे हैं आसमान के ऊपर, और श्रीनगर शहर के अंदर भी धुंध का कोहरा असर जो है वो साफ नजर आ रहा है। इब्तिलात और खबर ये कि एडवाइजरी, येलो एडवाइजरी 4 ता 6 तारीख जारी कर दी गई है। अपने नुमाइंदों के पास एक एक करके चलेंगे। शमीम कुपवारा से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, सलीम वानी हमारे साथ गांधरबल से ज्वाइन करेंगे, इरफान फाजल श्रीनगर से, और मुगल शाहराह का अपडेट हमें आकाश मलिक भी देंगे। फिलहाल श्रीनगर और गांधरबल सीधे चलते हैं। सबसे पहले सलीम वानी साहब आपके पास चलेंगे। शहरी श्रीनगर की तस्वीरें भी जरा साथ साथ चलाइएगा, जहां पर धुंध का काफी ज्यादा असर है, और माना जा रहा कि 4 से 6 तारीख के दरमियान येलो अलर्ट के बीच बालाई इलाकों के अंदर जबरदस्त बर्फबारी, मैदानी इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है। इस बीच दर्जे हरारत 3 से 4 डिग्री के दरमियान, मनफी के दरमियान रिकॉर्ड भी किया गया है। लेकिन श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहराह पर क्या कोई राहत का इम्कान आज सुबह दिख रहा है?
गवर्नर जो अभी पिछले 2 दिन से जो बर्फबारी हो रही थी, जो जोजिला में भी बर्फबारी हुई, कल सुबह भी हमने अपडेट किया था कि श्रीनगर लेह हाईवे के ट्रैफिक को सस्पेंड किया गया है। अभी बदस्तूर वहां पे जो क्लियरेंस, रोड क्लियरेंस चल रही है, क्योंकि जब वहां पे बर्फबारी हो रही है तो उस दौरान कोई भी वहां पे क्लियरेंस नहीं हो रही है, स्टार्ट हो रही है, क्योंकि जहां पे एवलांच का खतरा रहता है। लेकिन बाद ही दोपहर कल जब बीआरओ ने वहां पे काम स्टार्ट किया और आज सुबह भी स्टार्ट किया है, थोड़ी देर पहले मेरे बात भी हुई है जो ओआईसी जोजिला है और ओसी 122 आरसीसी है, उन्होंने यही कहा है कि अभी हम वहां पे वो जो एसिड होता है या खाद होती है या बाकी नमक जो वहां पे डाल रहे हैं, कि तो उसके बाद अगर बर्फ ना गिरी तो बाद दोपहर 12 बजे के करीब, 1 बजे के करीब हम श्रीनगर ट्रैफिक लेह को थ्रो करेंगे। लेकिन आज पिछली रात को भी थोड़ी बर्फ हुई है जोजिला में, यही कारण है कि उनको वहां पे -20 में काम करना पड़ता है और वहां पे एवलांच का भी खतरा रहता है। लेकिन पूरे गांधरबल के सब डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे मौसम बड़ा अलविदा है। और अभी आज जो प्रेडिक्शन ऑलरेडी जो एडवाइजरी आई है कि आज के बाद 3 दिन लगातार जो बर्फबारी का बड़ा एक प्रोडक्ट किया है, तो उसके दौरान बीआरओ भी अलर्ट में है। अगर आज बर्फ ना गिरी जोजिला में तो 12 बजे के बाद ही तो कल हम देख रहे थे कि कल भी सूरत-ए-हाल इसी तरीके की थी, हल्की बर्फबारी जरूर हो रही थी, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद रास्ता खुले। क्या कल दिन में किसी गाड़ी को चलने की इजाजत मिली श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहराह पर? देखो गवर, अगर बात करेंगे जो जोजिला का मुकाम है, वो मैंने हर लाइव में यही कहा कि जोजिला जिसने इस मौसम में ऑन स्पॉट देखा होगा तो शायद ही वो सोचेगा कि गाड़ी का चलना इसमें इस मौसम में वहां पे ठीक है। अगर माजी की बात करेंगे तो यही भी था कि 4 महीने जोजिला बंद रहता था, -20 -25 एवलांचेस 1 घंटे के बाद वहां पे एवलांचेस गिरते हैं। और यही कारण है कि बीआरओ के जो वहां पे इंजीनियर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, उनके कारण उनको काम रोकना पड़ता है। तो अगर बर्फ ना हुई तो 12 बजे के करीब जो ही ट्रैफिक खोलते हैं तो उसके बाद, चलिए बहुत शुक्रिया, 12 बजे तक इंतजार करना होगा। श्रीनगर लेह कौमी शाहराह क्या खुल पाएगी, नहीं खुल पाएगी, 12 बजे तक का इंतजार। यानी जिन लोगों ने सफर करना है वो फिलहाल ट्रैफिक एडवाइजरी का इंतजार करें, और अगर ज्यादा है तो हमारी राब्ता साइट पर जरूर रहिएगा, जहां पर हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन जरा कुपवारा भी चलते हैं, शमीम हमारे साथ है। कुपवारा कल भी आप बता रहे थे शमीम हमें कि कुपवारा के 12 इलाकों के अंदर जो इंतजामिया वो काफी ज्यादा मुतहरिक है, और कल हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर कुपवारा ने भी कई इलाकों का दौरा किया, लेकिन एडवाइजरी आज दोबारा जारी कर दी गई है। इस बीच सूरत हाल क्या कुछ है, क्या रास्ते खुलने की कोई उम्मीद है? जी गौर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर जो है बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बर्फबारी जो हुई है, हालांकि अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा कि डिप्टी कमिश्नर कुपवारा आयुषी सुधा ने जो है आज खुद पूरी लोला वैली का जो है मुआयना किया है, क्योंकि वहाँ पर जो है कि रिसीविंग स्टेशन जो नया ही वहाँ पर बना हुआ है उसका भी जायजा लिया है, तभी अस्पतालों का भी जायजा लिया है, तभी अमले के साथ भी मिले हैं, और साथ में जो है लोगों ने कुछ शिकायतें की थी वो भी सुनने गई थी, तो उनका अजाला किया, वही निपटारा किया गया मौके पर ही। और साथ में जो है 11 जनवरी को जो दिव्वर कायरवन में एक मेला होने जा रहा है, जिला इंतजामिया की तरफ से फेस्टिवल होने जा रहा है, उसके रिलेटेड वहाँ पर जो है एक मीटिंग की गई है, और वहाँ पर वो जो है उसने आज खुद वहाँ मुआयना किया है, और साथ में जो लोगों से जो उसने इस हवाले से खासकर नौजवानों से इस हवाले से बात की है, तो लोगों ने इसकी सराहना की है। जिस तरह से हमने देखा कि खासकर जब हम शुमाली कश्मीर कुपवारा की बात करते हैं तो भारी बर्फबारी हुई है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार फिलहाल जो जिला हेडक्वार्टर से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं टंगडार, मुच्छल, कैरन, वो लगातार बंद पड़ी हुई है। तो क्या कोई उम्मीद है ये रास्ते खुल जाए? और दूसरा जो विंटर फेस्टिवल है, स्नो फेस्टिवल लोलाब में 11 तारीख से शुरू होने जा रहा है, तो तैयारियां किस तरह की है और कितना फायदा इससे होगा, खासकर जब हम सयाहत की बात करते हैं? जी बिल्कुल जरूर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं, केरन, टंगडार, मुच्छल, जुमगन या कुमकड़ी या बाकी जितने भी बॉर्डर इलाके हैं, बीआरओ की टीम जो है कल से ही इन सड़कों से जो है बर्फ हटाने का काम जो है उन्होंने शुरू किया है, क्योंकि मौसम में कल
दोपहर के बाद थोड़ी सी राहत मौसम में तब्दीली देखने को मिली थी। तो जिला इंतजामिया ने जो है BRO के साथ रब्ता के BRO टीम जो है वो कल से ही जो है इन सड़कों से बर्फ हटाने का काम जो है वो शुरू किया है। आज सुबह भी जो है साधना टाप या केरन की बात हम करेंगे, रोरू से बर्फ हटाने का काम जो है वो शुरू किया गया, लेकिन धुंध बहुत है। लगता है कि शायद फिर से जो है बर्फबारी हो सकती है। ठीक है जी, तो बहुत अगर हम शुक्रिया बात हमारे करेंगे साथ इस शमीम फेस्टिवल ज्वाइन के करने हवाले के से, लिए। बारह इलाकों के अंदर धुंध अभी भी है, शहर श्रीनगर के अंदर भी धुंध है, जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर धुंध का काफी ज्यादा असर है। इस बीच दर्जा हरारत मनफी तक है। श्रीनगर सीधे चलेंगे। सईद इरफान फाजिल, रात का दर्जा हरारत थोड़ी देर में हम जरूर बताएंगे अपने नाज़रीन को, लेकिन सुबह सुबह इतला ये है कि दर्जा हरारत -3 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया सुबह, जब मुख्तलिफ स्टेशन से हमारे पास खबर आई है। सुबह मौसम का मिजाज किस तरीके का बना हुआ है आपके इलाके के अंदर? गौर साहब, जहां तक मौसम को लेकर बात करेंगे तो मौसम के साथ साथ रात भर भी सख्त तरीन रात और सुबह सुबह दर्जा हरारत -3 तक रिकॉर्ड किया गया है। एक डेंस फॉग जो है श्रीनगर सिटी में इस वक्त दिखाई दे रही है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा प्लीज आप वाइड फ्रेम दिखाएं सो दैट मैं आपको नेशनल हाईवे के साथ साथ डेंस फॉग दिखाऊं कि किस तरीके से इस वक्त जो है विजिबिलिटी काफी ज्यादा डाउन है, और जिसकी वजह से यू कैन चेक अराउंड इन द बैक, आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जो है नेशनल हाईवे पर चल रही है। मगर इसके साथ साथ यहाँ फॉग लैंप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन है। दूर दूर तक जो है, मैं कहूंगा कि 100 मीटर्स की रेंज पर भी दूर दूर तक चीज दिखाई नहीं दे रही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्राइव वेरी वेरी सेफ। अगर आप देख रहे हो सो मेनी व्हीकल जो चल रही है ऑलरेडी नेशनल हाईवे पे इस वक्त, वहां पर फॉग लैंप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और दूर दूर तक जो है वो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। साथ ही साथ हमने अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ लोगों से भी बात की परवाजों के हवाले से। जिस तरीके से ये डेंस फॉग चल रही है, तकरीबन बताया जा रहा है कि सुबह के 10 बजे तक जो है सारी परवाजें जो है फिलहाल डिले है। रनवे इज क्लियर, नो डाउट अबाउट इट, मगर इसके बावजूद जो है विजिबिलिटी नहीं है, एक डेंस फॉग चल रही है जिसकी वजह से परवाजों को फिलहाल रोक दिया गया है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो सुबह सुबह का टाइम जिस तरीके से हम फिसलन वगैरह देखते थे, कोहरा लगा होता था, आज वैसी थोड़ी सूरत हाल नहीं है। हाँ, अभी भी कह सकते हैं कि हल्की हल्की जो है क्या कई जगह पर फिसलन जरूर है, मगर इसके साथ साथ 4 तारीख के बाद एक डिफरेंट सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इम्पैक्ट करेगा जम्मू कश्मीर को लेकर, जिसमें बताया जा रहा है कि पंजाब लेह लद्दाख की पहाड़ियों पर अच्छी खासी स्नोफॉल, मुगल शहरा, सोचीला वगैरह पे अच्छी स्नोफॉल हो सकती है, और मैदानी इलाकों में भी तकरीबन 1 फुट से ज्यादा बर्फ जो है। ठीक है जी, आप बने रहेंगे। मतलब फिलहाल श्रीनगर एयरपोर्ट से इत्तला ये है कि सुबह आने वाली परवाजें ताखीर से आ रही हैं। मैं पहले ही बता रहा था कि बहुत ज्यादा धुंध है जम्मू के अंदर भी, कश्मीर के अंदर भी, और कश्मीर से इत्तला ये कि फिलहाल धुंध का असर है, लेकिन श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर दोनों तरफ से ट्रैफिक लगातार जारी है। और इतलात और खबरों के मुताबिक एडवाइजरी भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दी गई है कि जनाब लेन ड्राइविंग करे, सेफ ड्राइविंग करे, ओवरटेकिंग ना करे, क्योंकि सूरत हाल कुछ अलग भी इस पैच के अंदर भी है। लेकिन सीधे हम चलेंगे आकाश मलिक के पास। इस वक्त जरा मुगल शहरा की भी बात आपके सामने रखें। आकाश, क्या कुछ सूरत हाल है? एडवाइजरी, येलो एडवाइजरी जारी कर दी गई है, येलो टेप लगा दिया गया है 4 से 6 तारीख के दरमियान। इस बीच क्या कोई इम्कान है कि मुगल शहरा पर गाड़ियों की रफ्तार चल सके, बढ़ सके, या अब ये थम चुकी है आग, अब ये आगे जाके गर्मियों के अंदर ही खुल पाएगी, उस तरीके की सूरत हाल बनी हुई है? जी हाँ, मैं आपको बताता चलूं, तारीखी मुगल शहरा पिछले 3 दिन पहले जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ से स्नो क्लियरेंस जो है क्लियर कर दी गई थी। उसके बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने उस शहरा पर एक विजिट की। जब विजिट की तो विजिबिलिटी बहुत कम थी और जो है ब्लॉक्स कोहरा बहुत था, जिसकी वजह से गाड़ी चलना नामुमकिन था। उसके बाद जो है ये मुगल रोड की डिपार्टमेंट की तरफ से जो है हायर अथॉरिटी की तरफ से ये रोड जो है BRO के हैंड ओवर कर दी गई। आज सुबह BRO के कुछ ऑफिसर से बात किया, उनका साफ लफ्जों में कहना है कि पिछले कई दिन पहले मैकेनिकल विंग की तरफ से स्नो क्लियरेंस का काम पूरा किया गया था। कल देर शाम से ही जो इस पीर पंजाल के इलाकों में जो है अपर जिस तरीके से पुशाना से लेकर पीर गली तक या मानसर के मोलू की बात करें, उस इलाके में दोबारा से स्नोफॉल है, जिसको लेके आप दोबारा से क्लियरेंस करना। आज मौसम के हवाले से बात करें, आज मौसम में थोड़ी सी तब्दीली जरूर आई है, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि अगर मौसम साफ रहता है, हो सकता है आज मशीनरी लगा के क्लियरेंस किया जाए। लेकिन डिपार्टमेंट सीनियर ऑफिसर SDM सुप्रीम की बात करें, उन्होंने भी ये कहा है कि मौसम में अगर तब्दीलियां हो सकता है इस शहरा को खोल दिया जाए।
चलिए, बहुत शुक्रिया शमीम, सलीम, इरफान, आकाश हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि ज़मीनी राब्ते बहाल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की रफ्तार बराबर चल रही है। लद्दाख शाहरा के लिए आपको 12 बजे तक का इंतजार करना होगा। मुगल शाहरा फिलहाल बंद है। इस बीच बाला इलाके करना, केरन, चंगडार के भी रास्ते फिलहाल बंद है, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि मौसम का मिजाज अगर थोड़ा सा आज दिन में बेहतर हुआ तो सूरत हाल बेहतर भी हो सकती है। इस बीच इन बाला इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों की तरफ से मांग भी की जा रही है कि चॉपर सर्विसेज को रेस्टोर किया जाए ताकि बुनियादी जरूरियात और अहम तरीन लोगों को जो बीमार है और दीगर इस तरीके से लोग जिन्होंने सफर करना उन्हें आगे पीछे भी किया जाए। ताहम इस ज़िम्मन में क्या हतमी फैसला लिया जाएगा, इस पर सबकी नजरें रियासती हुकूमत पर भी लगी हुई है। बात मौसम के मिजाज की, जहां पर यखबस्ता हवाएं हैं, जहां पर दर्जे हरारत मनफी है, लेकिन बात जब सियासत की करते हैं तो सियासी पारा बहुत ज्यादा है और सियासत के अंदर पसीने छूट रहे हैं। कल उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई अहम मुद्दों पर बात रखी। रियासत का दर्जा बहाल करने की भी बात रखी और रियासत के दर्जे के बहाल के साथ साथ 370 पर खामोशी भी की। लेकिन मामला यहां थमा नहीं, क्योंकि आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर सोशल मीडिया साइट एक्स पर तहरीर किया और साफ कर दिया कि अगर उमर अब्दुल्ला ये चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर एहतजाज हो तो आगा रुहुल्लाह मेहदी दिल्ली के अंदर भी एहतजाज करने के लिए तैयार है। जराया हमारे ये बता रहे हैं कि तमाम तर तैयारियां की जा रही है जमीनी सतह पर कि दिल्ली के अंदर जब बजट इजलास शुरू हो उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर रियासत के दर्जे की बहाली और 370 वाले मामले पर राय हमवा को हमवार किया जाए। अगर से 370 वाले मामले पर मेंबरान एक पेज पर आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन रियासती दर्जे की बहाली को लेकर इतलात और खबर यह है कि इंडिया ब्लॉक के बेशतर मेंबरान इस बात पर तैयार है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात को लेकर आती है कि एहतजाज किया जाए तो जरूर उनके एहतजाज में शामिल हो जाएगा, उस एहतजाज का हिस्सा बना जाएगा। एक तरफ से यह है कि सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर स्टेटहुड के मामले पर वो एहतजाज को लीड करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे जराया ये बता रहे हैं कि कमोबेश 100 के करीब मेंबरान पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह की इस बात की तायीद कर रहे हैं। न सिर्फ इतना बल्कि मेंबरान असेंबली यानी लोकल एमएलए, जम्मू कश्मीर असेंबली के जो एमएलएज हैं वो भी एहतजाज की तैयारियों में फरवरी के वस्त में तैयारियां कर रहे हैं कि दिल्ली जाकर एहतजाज किया जाए कि रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, क्योंकि बहुत वक्त हो गया है, यानी 2-3 महीने का वक्त हो रहा है जब इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी हुई है और अभी तक इस ज़िम्मन में कोई भी पेशरफ्त नहीं हो पा रही है। लेकिन इतलात ये है कि एक प्रेशर टैक्टिक के तहत अब ये बात सामने रखी जा रही है कि पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज और पार्लियामेंट के बाहर मेंबरान कानून साजिया जो एमएलएज है वो भी एहतजाज कर सकते हैं। और इस ज़िम्मन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो जराया हमारे हैं वो इस बात की तस्दीक करे कि अगर नई दिल्ली इस मामले पर सर्द महरी से काम ले रही है तो एहतजाज और अपनी बात मनवाने के लिए इससे बेहतर कोई और रास्ता नहीं हो सकता है। अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जमीनी सूरत हाल ये देखते हुए एहतजाजों का सिलसिला भी होगा और यह पुरअमन एहतजाज नई दिल्ली में कराए जाएंगे, जिसके पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस मंसूबाबंदी कर रही है। यह हमारी इत्तलात और खबर सामने आ रही है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस खुलकर इस पूरे मामले पर कोई बात नहीं कर रही है, सिर्फ आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी का यह ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा तो दूसरा प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारी जदोजहद जो है वो 370 की बहाली होनी चाहिए। लेकिन उसके बरक्स भी अगर रियासती दर्जे को लेकर एहतजाज करना है तो आगा रुहुल्लाह, आई एम रेडी to participate in such a protest and invite those who are in their favor, यानी कहीं ना कहीं जो ये चाहते हैं कि रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए और उसको लेकर ये हंगामा और ये सियासत जो है वो उभर रही है। एक तरफ से रियासत का मामला और रियासत की सियासत का मामला, एक तरफ से आपको याद होगा कि आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने गुज़श्ता दिनों रिजर्वेशन के मामले पर एहतजाज किया था और उस एहतजाज के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे के अंदर भी नाराजगियां दिखी थी और यह कहा गया था कि यह पार्टी विप के खिलाफ है। और दिशा मीटिंग जो मेंबर पार्लियामेंट की तरफ से बुलाई गई थी उसमें
जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई मेंबरान भी नहीं गए थे, लेकिन उसके बरक्स सिर्फ चंद मिनटों के अंदर अंदर आगा सईद रुल्लाह मेहदी ने अपना रद्द-ए-अमल दिया उमर अब्दुल्ला की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें उन्होंने कहा कि आगा साहब ने रिजर्वेशन के मामले पर श्रीनगर में दफ्तर के बाहर या उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर तो एहतजाज किया। उम्मीद है कि रियासती दर्जे की बहाली को लेकर भी वो धरना देंगे, एहतजाज करेंगे। इस पर रद्द-ए-अमल आगा सईद रुल्लाह मेहदी की तरफ से दिया गया है। रद्द-ए-अमल किन अल्फाज का है, आपके टीवी चैनल पर वो सारा कुछ चल रहा है। चलिए जनाब, यहां पर वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का। सियासी बात तो अपनी जगह, लेकिन इस रियासत का एक और खेल भी है, और खेल शबखून का है। यानी अगर आपका हक है उसको कैसे खत्म किया जाए, उस पर किस तरीके से एक और आदमी को वो दिया जाए जो इसके अहल ही नहीं है। एक बड़ा मामला सामने आया है। ये कौन सा इदारा है जहां पर हक मारा गया और जिसका हक नहीं था उसको दिया गया, और कल जब ये सामने आया आज इस पर गहरी बात भी हो रही है। मामला क्या है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे आपको। तो छोला छाप डॉक्टरों से बाखबर हो जाइए, और डॉक्टरों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। किस महकमे ने एडवाइजरी जारी किया वो भी आपको बताएंगे। आपको हम जम्मू भी लिए चलेंगे, जहां की एम्स की खबर आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटे से ब्रेक के बाद तीनों बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे, क्योंकि मामला हमारे नौजवानों का है। छोटे से ब्रेक के बाद बात होगी। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके देख रहे हैं आप, और एक पड़ाव पर हम आ गए हैं। बात मौसम के हवाले से हमने आपके सामने रखे, फिर सियासत, और अब बात कुछ बेज़ाब्तगी के हवाले से करते हैं, और बात फायर एंड एमरजेंसी महकमे की करते हैं, जिसमें बेज़ाब्तगी के हवाले से बड़ा इंकिशाफ हुआ है। और ये बड़ा इंकिशाफ इसलिए नहीं किया है, जिसमें कहा गया है कि जानिबदारी का रोल जो है वो इसमें अदा किया गया, जिसके नतीजे में जिन लोगों का हक था उनसे वो छीना गया है, और कम नंबर हासिल करने के बावजूद भी कई उम्मीदवारों का इंतखाब हुआ है। कम से कम 109 उम्मीदवार है जिनका इंतखाब कम नंबर हासिल होने के बावजूद भी हुआ है, जिनमें कई अफसरान के रिश्तेदार भी शामिल है। कहा जा रहा है कि 5 भाई बहनें जिनका ताल्लुक बड़गाम से है वो भी इसमें शामिल है, और कई बड़े अफसरान के रिश्तेदार भी शामिल है जिनके साथ जो है जानिबदारी का रवैया किया गया है, और जिसकी वजह से जो हकदार लोग थे उनका हक छीना गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने रात देर के एक बड़ा खुलासा पेश किया है, और उस बड़ी खबर के साथ कि एक बार फिर सूरत हाल ये सामने आई है कि साफ शफाफ इंटरव्यूज नहीं हो रहे हैं, साफ शफाफ तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस नहीं चल रहा है। और ये बात तब सामने आई जब ये धांधली सामने आई कि
फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर सवाल उठे हैं। और ये सवाल तब उठ रहे थे जब लगातार तलबा कह रहे थे कि जनाब सूरत हाल कुछ अलग है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में साल 2020 में असामियां पुर करने के लिए एडवर्टीजमेंट जारी किया, जिसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस को शुरू किया गया। इतलात और खबर ये है कि कुल मिलाकर अभी तक जो सूरत हाल देखी गई है कि जिन लोगों के कट आउट मार्क्स से भी कम नंबर थे, यानी जो इम्तिहानात तहरीर किया गया था इनमें कट आउट नंबर जो आया था उससे भी कम नंबर जो थे, उसके बावजूद भी उन कम नंबर वाले लड़कों को एडजस्ट किया गया। और ये तादाद 109 के करीब है, यानी 109 ऐसे लोग थे जो किसी भी तरीके से क्वालिफाइड नौकरी के लिए नहीं हो रहे थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर नौकरियां फराहम कर दी गई है। एसीबी के बयान के मुताबिक जब ये कट आउट लिस्ट ओपन मार्केट जो मार्केट मार्कशीट और दीगर चीजों को खंगाला गया तो पता लगा कि ये जो बच्चे हैं जिनकी नौकरियां और जिन्हें ये कहा गया कि ये अहल है इस नौकरियों के लिए, ये दरअसल एक ही खानदान के 5 अफराद हैं। कुछ और अफसरों के भी रिश्तेदार इस पूरे मामले में फंसे हैं। और ये साफ कर दिया गया कि 8वीं जमात जिसकी क्वालिफिकेशन 8+ रखी गई थी कुछ पोस्ट के लिए, उन्हें जब वो पर्चा दिया गया तो उन्हें वो पर्चा समझ भी नहीं आया। तो उसके बाद ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने मजीद तहकीकात इसकी की है। और यहाँ सिर्फ ये कि मामला खराब है, इससे पहले भी आपको याद होगा कि एसआई के मामले पर पर्चा लीक हुआ, उसके बाद कई मामले ऐसे आए कि जनाब चोर दरवाजे से नौकरियां फराहम की गई। अब एक प्रोसेस ऐसा किया गया कि एक कंपनी को यह काम सौंपा गया कि आप इम्तिहानात लीजिए, और उस कंपनी को ये काम उस कंपनी को दिया गया जिसको इसका ABCD पता नहीं है। इस तरीके की भी खबर आ रही है। एक तरफ से ये कि शबखून हुआ रोजगार के मामले पर उन नौजवानों का जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे उनको मिला नहीं, दूसरा ये कि उस कंपनी को ये काम सौंपा गया जिस कंपनी को एग्जामिनेशंस के बारे में कोई भी इल्मियत नहीं है। और ये दोनों मामले तब सामने आए जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक डिटेल बयान जारी करते हुए ये साफ कर दिया कि किस तरीके से रियासत के मामला चल रहे हैं। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट जिसके बारे में ये कहा जा रहा कि हसास इदारा है और काम भी बहुत ज्यादा इनके पास है, मैन पावर की कमी है, उसको पूरा करने के लिए मुख्तलिफ असामियों को पूरा करने के लिए साल 2019-20 के दरमियान ये काम शुरू किया गया। इतलात और खबर यह है कि 2025 आते आते वो एक स्कैंडल तश्तस बाम हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। और जो बच्चे लगातार कह रहे थे कि जनाब हमारे हकूक पर शबखून मारा जा रहा है, उन्हें तलब किया जा रहा है और ये किसी और को सौंपा जा रहा है, किसी और को बांटा जा रहा है, अब वो मिनवान बातें कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है। क्योंकि एसीबी ने जिस अरकरीजी के साथ काम किया है उसने बहुत सारे पर्दे तो हटा दिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे बहुत सारे चेहरे जो है वो पर्दों के अंदर है। जी, यकीनी तौर पर इस फायर एंड इमरजेंसी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फायर एंड इमरजेंसी के जो एस्पिरेंट्स थे उन्होंने इसे मदर ऑफ ऑल स्कैम्स करार दिया था। जिस तरह से 2020 सितंबर में जब ये एग्जाम्स कंडक्ट किए गए, अक्टूबर में रिजल्ट सामने आए और उसके बाद जो इंकिशाफ उन्होंने किया कि इसमें धांधलियां हुई और मामला बहुत पेचीदा होता चला गया और बिल आखिर गुज़िश्ता रोज जिस तरह से आपने भी कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जो ये सारा मामला था और उन्होंने और इसकी पहले से ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 2 महीने का वक्त दिया था और उन्हें कहा था कि एज सून एज पॉसिबल जो रिपोर्ट है वो सामने लाई जाएगी। और बिल आखिर एक बहुत बड़ा इंकिशाफ हुआ है जिसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है कि इतने बड़े पैमाने पर जिसमें बड़े बड़े ऑफिशियल्स, इवन इत्तलात ये भी है कि एक्स डीजीपी जो पुलिस के हैं, जो इस रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन भी थे, वो भी जो एफआईआर दर्ज की गई है वो भी इसका हिस्सा है। टेक्निकल टीम इसमें इन्वॉल्व है, जो बिडर्स जो कंपनियां इसमें एजेंसियां शामिल हुई थी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो मजमूई तौर पर या ओवरऑल जब हम इस सिस्टम को देखते हैं तो बहुत ही मायूस कुन है और ये समझ सकते हैं हम लोग कि या आम लोग इस चीज को इस तरह से समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो किस तरीके से मुतासिर हो रहा है।
और जहां तक एसीबी के स्टेटमेंट का ताल्लुक है, जिसमें बहुत सारी चीजों का इंकशाफ किया गया, एफआईआर दर्ज की गई है, फेवरेटिज्म, मैनिपुलेशन, एक ही खानदान के लोग 5-5 लोगों को जो है वो सिलेक्ट किया गया है, ऑफिसर्स के जो रिलेटिव्स है उनको सिलेक्ट किया गया है, रीजन वाइज या एरिया वाइज सिलेक्शन हुई है। और जो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो एजेंसी है, जो कंपनी है, उनमें ऐसी कंपनी को शामिल किया गया है, रिक्रूटमेंट एजेंसी को, जिनको ये जिम्मेदारी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो L2 बिडर की थी। उन्होंने सेकंड नंबर पे उसकी सेकंड लोवेस्ट बिडर थी वो कंपनी, लेकिन जो लोवेस्ट बिडर थी उसे इग्नोर करके सेकंड लोवेस्ट कंपनी को जो है ये काम सौंपा गया। लेकिन ओवरऑल एक बहुत बड़ा इंकशाफ है और यकीनी तौर पर बहुत सारे सवाल भी पैदा होते हैं। और आपको याद होगा कि ये प्रोसेस जो है 2013 से जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट चला है उसने सिर्फ ये नहीं किया कि जनाब आपने नौजवानों को धोखा दिया है, नौजवानों के मुस्तकबिल को खेला है, बस यहाँ तक वो नहीं रुकी है, बल्कि उन्होंने जब इन डेप्थ इंक्वायरी की पता किया गया कि ये पहले से एक प्री प्लान गेम था, सेट गेम था कि हमने किस बिडर को ये काम सौंपना है, उस बिडर से क्या काम करवाना है, क्या ये इस तरह की मैनिपुलेशन पहले से की गई, तो क्या अब कोई मजीद कार्रवाई उन अफसरों के लिए होगी जो उस वक्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से कोई बयान इस पूरे मामले पर आया है कि वो देखेंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है और मुस्तकबिल में ये चीजें ना हो? जी, यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा संगीन और संजीदा मसला है। जरा सा मैं थोड़ा आपको ये जो एसीबी ने स्टेटमेंट इशू किया है, थोड़ा सा, ये कोलकाता की कंपनी है MSUMC टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और उन्होंने सबसे कम बोली जिसे हम L1 कहते हैं वो दी थी। लेकिन आप देखिए दांती कितने बड़े पैमाने पर हुई है, बगैर किसी वजह के जम्मू की कंपनी MS LMES IT LLP जो कि L2 है, जिसने दूसरे नंबर पर बोली दी थी, ठेका दे दिया गया और इस कंपनी को सिलेक्ट किया गया। कोलकाता की कंपनी जो हमारे पास इतलात है, पर कैंडिडेट के हिसाब से उन्होंने 160 रुपए रेट मुकर्रर की थी, लेकिन जो जम्मू की कंपनी है अराउंड 180 रुपीज इन्होंने पर कैंडिडेट जो है रेट मुकर्रर की थी। लेकिन 160 वाली कंपनी को इग्नोर किया गया और जम्मू की 180 पर कैंडिडेट रेट करने वाली कंपनी को सिलेक्ट किया गया। और आप देख सकते हैं कि ये जो जम्मू की कंपनी है, एक तो इनके पास पहले से कोई तजुर्बा भी नहीं था, इनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, और ऑलरेडी जो इनके साथ कुछ लोग थे वो ऑलरेडी तनाज़े का शिकार थे, और इसके बावजूद भी जो गाइडलाइंस है और गाइडलाइंस को भी वायलेट किया गया। लेकिन ओवरऑल जब हम देखते हैं, जिस तरह से आपने भी कहा कि सियासी सतह पर और सिस्टमैटिक लेवल पे या गवर्नेंस लेवल पे क्या कुछ मामला है, यकीनी तौर पर नौजवानों के लिए एक मायूस कुन सूरत हाल है ये, जिस तरीके से एक बड़े इस 600 से ज्यादा कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया और यहाँ फेवरेटिज्म चला, यहाँ अच्छा, अभी इस पर क्या कोई क्लियरेंस है कि ये जो लिस्ट सामने आई 2020-21 के दरमियान, क्या ये लड़के अभी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या इस पर कोई वजाहत है? और अगर काम कर रहे हैं तो अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी आज के निज़ाम पर है कि शफाफियत को बरकरार रखा जाए? क्या इनको इनके ऑर्डर्स को कलअदम करार दिया जाएगा? क्या किया जाएगा? पहली बात यह कि जो ही कल एसीबी की तरफ से स्टेटमेंट इशू किया गया तो देर शाम हमारी बात हुई, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स है फायर एंड इमरजेंसी के, उन्होंने हमें कॉल की और उन्होंने खुशी का इजहार किया। इवन कि उन्होंने एलजी का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने एलजी से मुलाकात जब की थी और उन्होंने कहा था कि 1-2 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट जो है वो मंजर आम पे आएगी। और दूसरा ये कि जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो ऑलरेडी ऑन जॉब है, वो इस वक्त काम कर रहे हैं, और इसीलिए अब उनका मुतालबा है कि उनको फिलहाल जो है नौकरी से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि अब जो दांतिया सामने आई है। तीसरा ये कि गवर्नमेंट की तरफ से अगरचे इस पे यकीनी तौर पर स्टेटमेंट आना उसका भी इंतजार है, क्योंकि कल शाम को एसीबी ने इंकशाफ किया है और एफआईआर दर्ज की है। लेकिन जहां तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अमल का ताल्लुक है, शफाफियत या ट्रांसपेरेंसी का ताल्लुक है, और हम भी देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई सालों से इस तरीके के बहुत सारे स्कैंडल्स या स्कैम सामने आए हैं, और कई सारे सवालात अब पैदा खड़े होते हैं। और खासकर जब हम एसीबी का इसमें ये जो इंकशाफ हुआ है और जिसमें
ऑफिसर्स की बात हुई है, फायर एंड इमरजेंसी के टेक्निकल टीम के या जो ट्रांसपेरेंट टीम है या बाकी लोग इसमें जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो एहलकार इसमें शामिल है, और ये जो कंपनी जिसका मैंने जम्मू की कंपनी का कहा, इनके खिलाफ जो FIR दर्ज की है, ये सिर्फ अब फायर एंड इमरजेंसी का ही मामला नहीं है, ये सरकार के तमाम इदारों पर अब सवालात खड़ा होते हैं। इरफान, दरअसल एक अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है, और अकाउंटेबिलिटी का फुकदान मुझे याद आ रहा है कि सत्यपाल मलिक साहब का बयान जिनने कहा कि यहाँ तो हर करवट पर करप्शन है, हर महाज पर करप्शन है, क्या क्या हम सुधारें। और अब जाकर मुझे उस चीज़ का और ज़्यादा एहसास हो रहा है कि सत्यपाल मलिक साहब जो उस वक्त के गवर्नर थे वो कहीं ना कहीं इन तमाम मामलात से बाखबर थे और वो देख रहे थे कि क्या कुछ चल रहा है। और उसके बाद जिस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि हम सिंगल लाइन विंडो सिस्टम चला रहे हैं, किसी भी तरीके से करप्शन को नहीं होने देंगे, उसके बावजूद भी ये चीज़ें हुई हैं, तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन सल्यूट ACB जिन्होंने एक महाज खोल के रख दिया और उस महाज पर काम कर रहे हैं और नए नए इंकिशाफात सामने हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों का हक मारा गया उन्हें हक मिलेगा और इंसाफ से काम लिया जाएगा, क्योंकि मामला हमारे नौजवानों का है जो पहले ही काफ़ी ज़्यादा तनाव में है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की शरह पूरे मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर। बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा बात अब डॉक्टर साहिबान की भी करते हैं। उन डॉक्टर साहिबान की करते हैं जो पेशे से सही में डॉक्टर है, और उन डॉक्टर साहिबान की भी करते हैं जो दूर दूर तक डॉक्टर नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी इलाज मुआवजा कर रहे हैं। यानी वो फर्जी डॉक्टर बाखबर हो जाए, क्योंकि हुकूमत ने अब कमर कस ली है और फर्जी डॉक्टरों पर शिकंजा कसा जाएगा। और इस ज़िम्मन में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से और मेडिकल काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर हिदायतनामा जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर मेडिकल काउंसिल की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है, और उस एडवाइजरी के अंदर तमाम रजिस्टर्ड डॉक्टर से, चाहे वो गवर्नमेंट अस्पतालों के अंदर है या प्राइवेट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनके लिए लाजमी करार दिया गया है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्रेस्क्रिप्शन पर लिखे। अगर अस्पताल के अंदर है तो अपनी तमाम डिटेल्स वहां पर दर्ज करनी होंगी, और अगर प्राइवेट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो ये चीज उनके लिए लाजमी करार दी गई है। न सिर्फ इतना बल्कि यह भी साफ कर दिया गया है कि QR कोड वेरिफिकेशन जो है, QR कोड्स बनाए जाए ताकि डॉक्टरों की मुकम्मल जानकारी उस QR कोड के अंदर हो। और ये जो फर्जी डॉक्टरों का चलन चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और पिछले साल हमने कई दुकानें सर्वे मुहर होती हुई देखी, कई लोगों की गिरफ्तारियां होती हुई देखी, उस पर शिकंजा कसा जाए। अब हमसे भी ये कहा गया कि वो इन तमाम मामला को देखें कि जिन डॉक्टर साहिबान के पास वो जा रहे हैं, जब वो प्रिस्क्रिप्शन उन्हें दे रहे हैं तो क्या रजिस्ट्रेशन नंबर और दीगर तमाम चीज़ें, उनकी डिग्री से लेकर दीगर क्रेडेंशियल्स सही तरीके से लिखी है या नहीं है। और अगर कहीं पर भी उन्हें मशकूकियत नज़र आती है तो इसकी वजाहत उन डॉक्टर साहिबान से तलब करें। हुकूमती इदारों की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि डिजिग्नेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रेस्क्रिप्शंस पर और क्लिनिकल नोट्स पर, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स पर, मेडिकल सर्टिफिकेट्स पर तहरीर करना अब लाजमी करार दिया गया है। और प्राइवेट प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उनके लिए यह लाजमी करार दिया गया है कि वो रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन, ऑनर्स, स्पेशलिटी और रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रेस्क्रिप्शन सर्टिफिकेट्स और रिसर्च पर लगाना जरूरी है। काउंसिल की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि प्रेस्क्रिप्शन पैड्स और दीगर चीज़ों पर QR कोड्स को भी बनाया जाए ताकि शिकंजा कसा जाए उन लोगों के खिलाफ जो जम्मू कश्मीर के अंदर गैर कानूनी तौर पर डॉक्टर बने हुए हैं और किसी न किसी तरीके से पेशेंट केयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कोड एथिक्स रेगुलराइजेशन 2002 के तहत ये ऑर्डर जारी कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर मेडिकल काउंसिल ने बाज़ाब्ता तौर पर तमाम मेडिकल प्रोफेशनल से ये दरख्वास्त की है कि आज से ही इस पर काम शुरू करें ताकि किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन मार्केट के अंदर बचे ही ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी जनाब जो आपने और मौलिजीन जो डॉक्टर साहिबान हैं उनके लिए थी। जब डॉक्टरों की बात हुई है, अस्पतालों की बात हुई है, तो एक और अहम मौजू भी आपके सामने रखते हैं और बात करते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की। अगरचे जम्मू कश्मीर को यह तो इम्तियाज है कि 2 एम्स बन रहे हैं, दूसरा एम्स श्रीनगर का बन रहा है और उम्मीद है कि 2025 में वो मुकम्मल हो जाए। लेकिन जम्मू के एम्स की एक बेहतर खबर सामने आई है और इतलात के मुताबिक सिर्फ 5 माह के दौरान 87,000 से ज्यादा पेशेंट्स ने OPD सर्विसेज में
वहां पर अपना जो है वो फायदा उठाया है। 87,000 पेशेंट्स ने ओपीडी सर्विसेज में एम्स जम्मू विजयपुर के अंदर अपना इलाज मुआवजा करवाया है। और इतलात और ख़बर यह है कि 250 बेड्स, इजाफी बेड्स इसी महीने के आखिर तक शुरू किए जाएंगे। यानी जो कैपेसिटी ऑफ इनटेक पेशेंट्स, यानी जिन पेशेंट्स को एडमिट करना है उसमें 250 का इजाफा किया जाएगा। याद रखिएगा, अगस्त का महीना था जब वजीर आजम ने इस हसास प्रोजेक्ट को जम्मू की आवाम के लिए वक्फ किया था। और यहाँ पर सिर्फ जम्मू नहीं बल्कि पठानकोट और आसपास की रियासतों से भी अब लोगों का एक तांता बंधा रहता है एम्स जम्मू के अंदर, ताकि वो अपना इलाज मुआवजा करवा सके। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और एक संगमेल एम्स जम्मू ने हासिल किया है, जिसमें अभी तक जो है करीबन 87,000 से ज़ायद मरीजों का इलाज इस अहम तिबी मरकज़ में हुआ है। और अब खुशी की बात यह है कि अगले महीने में 250 बेड की कैपेसिटी इसमें मज़ीद फराम की जाएगी, ताकि लोगों को किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आपको याद होगा कि साल 2024 के अगस्त में इसकी शुरुआत हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद इसका इफ्तिताह किया था और तब से लेकर आज तक ये अहम इदारा काम कर रहा है। और अगर हम रोज़मर्रा की बात करें तो आपको बता दें कि हर रोज़ यहाँ पर करीबन 250 पेशेंट्स आते हैं पर डे, जिनका इलाज वहाँ पे हो रहा है। इस पर मज़ीद बातचीत करेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये एक अहम संगमेल है एम्स जम्मू का। 5 माह में 87,000 लोगों का यहाँ पे इलाज हुआ है। और अब खुशी की बात यह कि आइंदा महीने में मज़ीद 200 बेड्स की कैपेसिटी जो है वो इसमें शामिल की जाएगी। इस प्रकार से जम्मू क्षेत्र के विजयपुर इलाके में एम्स बनने से आम जनता को बेहद ही सुविधा मिल रही है। और जिस प्रकार से ये बताया जा रहा है कि नेवर्स में जो है वो विजयपुर एम्स को और भी विस्तार जो है वो मिलेगा। 2025 में जिस प्रकार से बताया गया है कि 2025 में जो है वो ओपीडी सेवाएं जो है वो प्रतिदिन 2500 मरीजों के लिए जो है वो काम कर रही हैं। और साथ ही साथ 6 महीने के भीतर 750 बेड जो है वो शुरू किए जाएंगे। और हर महीने जो है वो 250 बेड जो है वो शुरू किए जाएंगे। जिस प्रकार से आपने कहा कि पिछले 5 महीनों की अगर मैं बात करूं तो देखिए जिस प्रकार से 87,000 मरीजों ने जो है वो ओपीडी सेवाओं का लाभ उठाया है। और इन पिछले 5 महीनों में जो है वो करीबन जिस प्रकार से 100 ऑपरेशनल बेड पर जो है वो 679 मरीजों का इलाज हुआ है। तो इन 6 महीनों के भीतर 750 बेड की जो है वो शुरुआत की जाएगी। जम्मू एम्स जो है वो मरीजों को अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक मुहैया जो है वो करवा रहा है, जिसमें 3 टेस्ला MRI है, 120 स्लाइस CT है और एडवांस स्क्रीनिंग जो है वो टेक्नोलॉजी है। देखिए इन पिछले 5 महीनों की अगर मैं बात करूं तो ट्रॉमा एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने जो है वो करीबन 3135 केसेस को निपटाया है। और 289 जो आईसीयू में एडमिशन हुई हैं, 54 डायलिसिस जो सेशंस है वो जो है वो किए गए हैं इन 5 महीनों में। तो विजयपुर एम्स की बात करिए तो वो लगातार यही कोशिश कर रहा है कि बेहतर से बेहतर फैसिलिटी जो है वो आम जनता को प्रोवाइड की जाए, क्योंकि अलग अलग इलाके से आप देखेंगे पंजाब से भी कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर जो है वो पहुंच रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिला से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। तो बेहतर से बेहतर फैसिलिटी मिले, इसको लेकर एम्स जो है वो लगातार काम कर रहा है। अच्छा, ये भी बताइएगा, जब हम विजयपुर की बात करते हैं तो अब ये एक मेडिकल हब के तौर पर उभर रहा है। जो लोग वहाँ आ रहे हैं, जो डॉक्टर्स वहाँ पर है, पैरामेडिकल स्टाफ है, कुछ लोग बाहर से हैं, कुछ लोग जम्मू कश्मीर के हैं, तो रेजिडेंशियल एकोमोडेशन किस तरीके का है और जो बाहर का एनवायरनमेंट, अस्पताल के बाहर का एनवायरनमेंट है, क्या वो वाइब्रेंट बिजनेस हब के तौर पर उभर चुका है अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लगातार जो एम्स है वो बेहतर से बेहतर फैसिलिटी देने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। और जिस प्रकार से आपने कहा कि बिजनेस की अगर हम बात करें तो आप देखिए एक बहुत बड़ा मेडिकल ये हब है, तो वहां पर लगातार मरीज पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिला से वहां पर मरीज पहुंच रहे हैं, ताकि उन्हें जो सुविधा उन्हें बाहर मिल रही थी अब वो सुविधा उन्हें मिल रही है, एम्स पे मिल रही है। तो एक बहुत बड़ा मेडिकल हब, एक बिजनेस हब जो है वो वहां पर देखने को मिल रहा है। शिल्पा, ये जो 250 बेड्स की मजीद कैपेसिटी अब इसमें ऐड की जाएगी तो इससे मरीजों को कितनी बड़ी राहत मिलेगी? और ये जो पेशेंट्स का फ्लो हम देख रहे हैं, क्या ये सिर्फ जम्मू के ही लोग वहां से फायदा हासिल कर रहे हैं या दीगर रियासतों से भी लोग वहां पे इलाज करा रहे हैं?
हाँ जी बिल्कुल, देखिए बेड जहां पर कहीं न कहीं शुरुआत से ही जब एम्स की शुरुआत हुई थी, ओपीडी जो है वो खुला था, तो तब ये बताया गया था कि बेडों का जो है वो यानी कि हर महीने जो है वो देखने को मिलेगा, बेड की सेवा जो है वो बेहतर से बेहतर दी जाएगी, उन्हें इंक्रीज किया जाएगा। तो अब देखिए 6 महीने के भीतर 750 बेड यहाँ पर जो है वो शुरू किए जा रहे हैं। तो जो मरीज पहुंच रहे हैं या फिर जिन्हें बेड नहीं मिल रहा था उन्हें बेड मिलेगा, तो उन्हें बेहद ही यहाँ पर जो है वो फैसिलिटी दी जाएगी। अलग अलग इलाके से, जिस प्रकार से मैंने कहा कि पंजाब से भी मरीज यहाँ पर पहुंचे, जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिला, रामबन हो गया, जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, वहां से मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो जो 750 बेड इंक्रीज करने की यहाँ पर बात की गई है, उनसे मरीजों को बेहद ही फैसिलिटी, बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा कि इससे मरीजों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। एडिशनल बेड एकोमोडेशन बढ़ रही है, वहां पर बिजनेस हब के तौर पर विजयपुर उभर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता करके ये पूरा एरिया जो है वो एक नए बिजनेस सेंटर की तौर पर उभर कर सामने आया। उम्मीद करेंगे 2025 में श्रीनगर का भी एम्स जो है वो इनॉग्रेट हो पाए और यहाँ की आवाम को भी वो फ़ायदा जो है वो तिबी सहूलियात का फ़ायदा मिल सके। उम्मीद तो यह है कि बीमार कोई ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और उम्मीदें लगाई जा रही है कि 2025 श्रीनगर के लिए भी एक अच्छा साल साबित हो सकता है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उन होटल मालिकान की जो तजब्जुब के शिकार है और स्पेशली गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग के आसपास के इलाकों के अंदर उनकी भारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और अब न तो लीज रिन्यू हो रहा था और ना ही वो अपने कारोबार को बढ़ाने की कोई बात सोच रहे थे। लेकिन राहत कल रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से दे दी गई है और रियासत के वजीर आला ने साफ कर दिया कि कोई नया ऑक्शन पॉलिसी अभी रियासती इंतजामिया के सामने नहीं है। नो न्यू ऑक्शन पॉलिसी श्रीनगर, जम्मू, अपना गुलमर्ग, पहलगाम और आसपास के इलाकों के अंदर नहीं है। ताहम कोशिश की जाएगी कि गुलमर्ग और पहलगाम के अंदर ये जो लीज वाला मामला है, इस मामले को कबल अज़ वक्त हल किया जाए, क्योंकि काफी मुश्किलात से दो चार होटल मालिकान और होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों को होना पड़ रहा है और कोशिश की जा रही है कि ये लीज का मामला जो है वो हल हो सके और रिन्यूअल ऑफ लीज का सिलसिला जो है एक पॉलिसी के तहत किया जाए। रियासत के वजीर आला कल पहलगाम के अंदर शाम को मौजूद थे, जहां पर होटलियर एसोसिएशन की तरफ से नए साल की तकरीबात और महकमा सयाहत की तरफ से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था और ये ऐलान आने के साथ ही होटलियर्स की अंजुमन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर वजीर आला के इस बयान का खुशामदीद कहा गया है और उम्मीद जाहिर की गई है कि इस कदम से सयाहती शोबे को मजीद मुस्तहकम होने में मदद मिलेगी। पिछले कई सालों से पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और जम्मू के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर जो होटल मालिकान है उनके लीज पीरियड्स खत्म हो गए थे, लीज दोबारा से बन नहीं रहा था। रोशनी पर जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया था। उस बीच सूरत हाल थी कि अब आगे होगा क्या, लेकिन कल एक रिलीफ ऑफ विंडो वजीर आला की तरफ से खोल दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बाज़ाब्ता तौर पर एक पॉलिसी तरतीब दी जाएगी जिसके तहत इस मामले को हल करने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला के मुशीर नासिर असलम वानी समेत काबीना वज़रा भी कल इस अहम तकरीब में रात देर गए पहलगाम के अंदर मौजूद रहे, जहां पर उमर अब्दुल्ला ने राहत दी होटल मालिकान के लिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने इस मौके पर कहा कि सयाहत को फ़रोग देने के लिए इस तरह के इक़दाम ज़रूरी है और आइंदा दिनों में गुलमर्गी और दीगर जो सेहती मुकाम है वहाँ पर भी इस तरह के कार्निवल्स का इनेकाद किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा वो आपको सुना दें। कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर जो है वो साल के 12 महीने टूरिज्म का डेस्टिनेशन बना रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह के फेस्टिवल जो हैं वो जगह जगह ऑर्गेनाइज किए जाएं। शुरुआत पहलगाम से हुई है, इसके बाद गुलमर्ग में भी होगा। कोशिश की जाएगी कि दुध पथरी, सोनमर्ग जो हमारे विंटर डेस्टिनेशंस हैं इस तरह के फेस्टिवल हो ताकि बाहर से जो हमारे मेहमान आए हैं
उन्हें भी इन फेस्टिवल्स का मजा आएगा, और जो हमारे लोकल रेजिडेंट्स हैं, लोकल जो हमारे लोग हैं, वो भी इन फेस्टिवल्स का मजा लें ना। मैं माफी चाहता हूँ ना, मैं इतना वेला तो हूँ नहीं कि दिन के 24 घंटे में सोशल मीडिया देखता रहूं। मैं काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता किसने क्या कहा और कहाँ कहा, क्या बयान आया। अच्छा, कोई नहीं ना, अभी बहुत टाइम है, देखें कौन फेल होता है। कि 12 के 12 महीने सयाहत के लिए खुला रहे जम्मू कश्मीर, इस जिम्मन में कोशिशें की जा रही है। ताहम एक सवाल जब पूछा गया कि आगा रूल्ला ने आपके बयान पर जवाब दिया, कहा कि जनाब इतनी फुर्सत नहीं कि मैं हर पल सोशल मीडिया पर रहूं और देखता रहूं कि किसने क्या कुछ पोस्ट किया है। यहीं पर नहीं रुके, बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को हार का एहसास होना चाहिए, तब जाकर बयानात देने चाहिए। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहां पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात जरा साबिक वुज़रा की करते हैं, साबिक एमएलएज की करते हैं, जिनके पास अभी भी सरकारी क्वार्टर्स है और हुकूमती इदारे मुतहरिक हो गए हैं। यहां पर नहीं रुकेंगे, बल्कि आगे बढ़ते हुए हम अपने डॉक्टर साहब के पास भी चलेंगे, जो हमारे साथ बराह रास्त ज्वाइन करेंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। बात डिप्रेशन और एंजाइटी के हवाले से करेंगे कि आसपास का माहौल तैयार करने के लिए हमने क्या कुछ करना होगा ताकि हम इसकी ओर जाए ही ना। आज इसी के आसपास सवाल पूछेंगे उनसे और फिर आपकी फोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे। छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल। सुबह के 9:30 बज चुके हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके और हस्बे वादा 9:30 बजे हम बात करते हैं उस परेशानी की जो परेशानी इन दिनों हमारे घरों के आसपास भी है और हमारे घरों के अंदर भी किसी न किसी तरीके से है और इसका इलाज मुमकिन है। इलाज कैसे करना है, हमने क्या कुछ करने की ज़रूरत है और आसपास के माहौल को किस तरीके से हम और वाइब्रेंट बना सकते हैं,
टेंशन फ्री बना सकते हैं, एंजाइटी फ्री बना सकते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। मौलवी लगातार हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं। आज भी एक और डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ शुरू करेंगे। डॉक्टर मुजफ्फर साहब हमारे साथ हैं, माहिर नफ्सियात हैं। क्योंकि मामला जब जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की सूरत हाल ये है कि 41% की आबादी डिप्रेशन और एंजाइटी की शिकार। पूरे मुल्क के अंदर भी जब हम देखते हैं तो 50% के आसपास आबादी, यानी पूरे मुल्क की निस्फ आबादी इसी जुमरे में है, या तो डिप्रेशन है या एंजाइटी है। पहले ज़माने में, यानी आज से सिर्फ 10 साल पहले की जब आप डाटे को खंगालते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो पता लगता है ये डिप्रेशन और एंजाइटी 40-45 साल की ऊपर की उम्र के लोगों को होता था, और नौजवान शायद इसके आसपास भी कहीं जुमरे में नहीं आता था, बहुत कम था। लेकिन अब पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये ग्रिप जो है वो बढ़ चुकी है, और इस दायरे में नौजवान भी आ रहे हैं, बच्चे स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस भी आ रहे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे भी जा रहे हैं, इस फहरिस्त के अंदर आ रहे हैं। और वजह यह है कि हमारी जो जिंदगियां हैं ये इतनी स्ट्रेसफुल बनी है, जिसकी वजह से अब इस मर्ज पर गुफ्तगू खुलकर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बना है। कल तक शायद ही हमारे घरों में डिप्रेशन, एंजाइटी के बारे में बात होती थी, इसको और किसी नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जितना साइंस ने तरक्की की और जितने मुआलिजीन खुलकर बात कर रहे हैं, उससे राहत ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके इस मर्ज में बच्चे ना पड़े, उसके लिए तदबीर करने की कोशिश की जा रही है। नौजवान इससे बाहर आए, माहौल को उस तरीके के बनाने की कोशिश की जा रही है। उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो वालिदैन, आसपास के फैमिली का, और साथ साथ इन मुआलिजीन का है, जिन्हें हम इस प्रोग्राम में दावत देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर मुजफ्फर साहब ज्वाइन करने के लिए। आज जब हम जम्मू कश्मीर के जाविये से बात करूंगा, इंटायरली फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर, तो सूरत हाल ये है कि 41% मेरी आबादी डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है। अब जब हम इस डिप्रेशन और एंजाइटी के अंदर आए हैं तो बाहर आने के रास्ते थोड़ा सा आज बताइएगा, और जो लोग इससे दूर हैं उन पर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है कि एनवायरनमेंट इस तरीके का बने कि ये जो लोग नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला है ये खुलकर बाहर आए और चंद दिन ये खुशी के जिए और ये इस डिप्रेशन से बाहर आए। आपका वेलकम है, या आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने जो ये प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया है। और जैसे कि आपने बताया कि 41% हमारी पॉपुलेशन है जेएंडके में हु आर सफरिंग विद एंजाइटी एंड डिप्रेशन। बट मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये तो आपका एक छोटा मोटा पॉपुलेशन है, ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव रिपोर्टेड कि उनको एंजाइटी एंड डिप्रेशन है। लेकिन जहां तक हम अपनी पर्सनल बात करते हैं, जब हमारी जो डीलिंग होती है रोजमर्रा की जिंदगी में, हम देखते हैं कि तकरीबन हर एक इंसान, हर एक फर्द जो है ऐसे सिम्टम्स का रिपोर्ट करता है कि मुझे जी ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। उससे ये लगता है कि इसको भी कहीं ना कहीं पे एंजाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स है। तो अब हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती है? देखिए, आपने अच्छी बात बताई है कि सोसाइटी का क्या रोल है, कम्युनिटी का क्या कंट्रीब्यूशन है। जहां तक नफ्सियाती प्रॉब्लम्स की बात आती है तो वहां पे यही एक चीज हमारे जहन में आती है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर हम किसी को बताएंगे कि मैं जहनी तौर परेशान, जहनी तौर तंग, जहनी तौर मैं हमेशा गमो फिक्र में रहता हूं, तो शायद लोग ये कहेंगे कि ये इंसान पागल है। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी में सामने आने से डर रहे हैं। रीजन यही है कि हमारा जो परसेप्शन है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की ओर, वो यही है कि शायद ये लोग पागल होते हैं। तो उस एक टैग से, उस एक परसेप्शन से, उस एक चीज से भागने के लिए या दूर रहने के लिए अक्सरियत हमारी जो पॉपुलेशन है वो रिपोर्ट ही नहीं कर रही है, वो एड्रेस ही नहीं, वो अंदर से सफर तो कर रहे हैं लेकिन बोलने से वो हमेशा डरते रहते हैं, वो हमेशा कांपते रहते हैं। अब जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, अब उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब पानी सर के ऊपर से जाता है तभी वो भी बाहर आते हैं। उनका जो सबसे पहला जो मोड होता है, या तो वो हमारे जो भी जम्मू कश्मीर में फेथ हीलर्स हैं, जो भी अपनी रिलीजियस प्लेसेस है, पहले वहां विजिट करते हैं। और जहां उनको लगता है कि यहाँ से भी सहायता, यहाँ से भी हेल्प नहीं मिलती है, फिर वो दूसरे डॉक्टर हजरात के पास विजिट करते हैं। इट कैन बी फिजिशियन के पास हो सकते हैं, या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, या किसी और डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, सिर्फ इस गर्ज़ो गायत से कि कहीं लोग ये ना बोले, लोग ये ना कहे कि ये मेंटल हेल्थ के डॉक्टर के पास जाता है। वो इस टैग से बचने के लिए दूर रहता है।
तो सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी ये है कि जो कंसेप्ट और जो नोशन और जो अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी में इसके रिगार्डिंग, वो स्टिग्मा खत्म करना है, वो बायसनेस खत्म करनी है हमें। वो थ्रू मीडिया जो आप लोग कर रहे हो, आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो, आपका भी एक कलीदी रोल है इसमें, कि जो लैंग्वेज हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स की ओर है, उस लैंग्वेज को मॉडिफाई करने की जरूरत है। हमें इन अल्फाजों का इंतखाब नहीं करना चाहिए कि ये लोग पागल है, ये लोग साइको है, ये लोग वो दूसरी जो भाषा या दूसरी जबान हम इस्तेमाल करते हैं, उस जबान उन अल्फाजों से हमें गुरेज और परहेज करना चाहिए, बल्कि हमें इस जबान का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, जैसे सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, बाजू में दर्द होता है, वैसे दिमाग भी हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, ये भी थक सकता है, ये भी थकावट में जा सकता है, इसको भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसी तरह से हमें एक माहिर के पास जाना चाहिए जो हमें सही इलाज बता सकता है। सो रोल यही है कि लैंग्वेज मॉडिफिकेशन है, हमें ऐसे अल्फाजों का इंतखाब नहीं करना चाहिए और सोसाइटी में अवेयरनेस जनरेट करनी है कि अगर कहीं पे हम देखते हैं कि ऐसे लोग हैं तो उनको सहायता, उनको हेल्प देने की जरूरत है, उनका हैंड ग्रिप या होल्ड करने की जरूरत है, उनको सही बताना है कि आप किसके पास विजिट अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो लोग, ये तो ओवरऑल बात हुई ना जो हम सब की जिम्मेदारी है, लेकिन अब मैं जरा थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करना चाहूँगा। आप चूंकि इसमें टेक्निकली आप बहुत अच्छे समझा सकते हैं। पिछले कई दिनों से हमारे पास कुछ कॉलर्स या कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, वो ज़रूर ये लिखते हैं कि जनाब याददाश्त की कमी होना क्या डिप्रेशन और एंजाइटी का एक असर है, स्पेशली जब हम बुजुर्गों के अंदर देखते हैं, या फिर नौजवान जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, उनमें भी इस तरीके की शिकायतें हैं। तो क्या हम इसको इस दायरे में लाएं कि कहीं डिप्रेस है या एंजाइटी का शिकार है और उसे बाज़ाब्ता तौर पर अब काउंसलिंग की ज़रूरत है? बिल्कुल। देखिए, इसमें चार हमारी जो पॉपुलेशन है वो तीन ग्रुप है, एक बच्चे हैं, एक अडल्ट है और एक बुजुर्ग है। बच्चों को भी फॉरगेटिंग होती है, भूलने की प्रॉब्लम उनको भी है, भूलने की दिक्कत उनको भी है। तो जो वजह हम देखते हैं, वजह कभी तनाव भी होता है, नॉर्मल स्ट्रेस भी होता है, वजह कभी डिप्रेशन भी होती है, वजह कभी एंजाइटी भी होती है। इसलिए क्योंकि उनका दिमाग जो है सही वे में फोकस नहीं कर पा रहा है, उनका दिमाग या तो पास्ट में बिजी होता है या तो उनका दिमाग फ्यूचर में बिजी होता है। डिप्रेशन वाले लोगों का हमेशा जो दिमाग होता है वो पास्ट की जो गलतियां हैं, जो गिल्ट है, जो रिग्रेट है, जो पछतावा है, उसमें वो हमेशा वो गुम होते रहते हैं। इसलिए वो जो चीजें हैं वो याद नहीं रह पाती। और जो एंजाइटी वाले लोग हैं वो फ्यूचर के बारे में उनको वो खौफ, वो इस्तिराब, वो तजब्जुब होता है, इसलिए वो प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पाते। वो भी एक वजह बनती है कि चीजें भूल जाती है। तीसरा, जहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस है, ये हमें भी होता है, ये हर एक इंसान को होता है, लेकिन जिस इंसान को स्ट्रेस को हैंडल करना नहीं आता है, वहां पे एक फैक्टर बनता है कि भूलने की बीमारी हो जाती है। थर्ड, जो हमारी एल्डर वाली बुजुर्गों की पॉपुलेशन है, जहां तक पाया गया है, रिसर्च से पाया गया है कि जो 45 ईयर्स से ज्यादा लोग हैं, उनमें अक्सर ये पाया गया है कि भूलने की बीमारी पाई गई है। उसका अक्सर ये वजह होता है कि पहले वो डिप्रेशन के शिकार हुए होते हैं, तो शायद डिप्रेशन का सही से ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता है, डिप्रेशन का सही से ख्याल नहीं रखा होता है। बाद में जब एज एक फैक्टर बन जाती है तो वो डिमेंशिया के शिकार हो जाता है। डिमेंशिया एक ऐसी कंडीशन है, हम कह सकते हैं दिमागी, जहां पे इंसान को भूलने की बीमारी हो जाती है, ओरिएंटेशन प्रॉब्लम होती है, उसको तारीख भी याद नहीं रहती है, डेट भी याद नहीं रहता है, अपने आप की भी पहचान नहीं की, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बीवी है, मेरी बहन है। तो इन सारी चीजों से भी वो जो उसकी जो दिमाग की सलाहियत है वो खो देता है। डॉक्टर मुजफ्फर साहब, चूंकि आप इस तरह के पेशेंटों से मिलते हैं, उनका इलाज करते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है या आपके पास जब आते हैं तो किस हालत में आते हैं? जिस तरह से आप बता रहे थे कि जब पानी सर से ऊपर गया होता है तब ये आते हैं, तो फिर इनकी हालत क्या होती है? दूसरा, जो इनका इलाज होता है, क्या ये स्टेप वाइज इनका इलाज होता है, स्टेप बाय स्टेप? हाँ, देखिए, जब हमारे पास पेशेंट आता है, मैंने वही कहा कि वो पेशेंट पहले वो पीर साहब के पास भी गया होता है, वो पंडित जी के पास भी गया होता है, वो मंदिर भी गया होता है, मस्जिद भी गया होता है, दरगाह भी गया होता है, वो सबके पास पहले गया होता है। सेकंड स्टेप पे वो वही है जो फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट है, वहां से भी फेल हुआ होता है।
तो हमारे पास जब पेशेंट आता है वो थका हुआ होता है, वो होपलेस, मायूस और नाउम्मीदी ने उसके ऊपर एक गृह ऐसी पकड़ी हुई होती है, उसको लगता है कि शायद अब मैं इस बीमारी से बाहर नहीं आऊंगा। अब जब हमारे पास आता है तो पेशेंट ऑलरेडी बहुत वल्नरेबल होता है, पेशेंट बहुत बुरी कंडीशन में होता है। तो सबसे पहला जो कलीदी रोल एज ए माहिर नफ्सियात होता है कि ऐसे मरीजों को पहले हम दवाई देता है कि दवाई जो होता है साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करता है छोटे डोसेज से, पहले रेजिस्टेंस स्टेबिलिटी जब आती है तो वो डोसेज बढ़ देता है। लेकिन यहाँ पर भी जो हमारे पेशेंट्स है वो एक गलती करते हैं, उनको लगता है कि शायद मैं 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगा। वो क्या करता है कि कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, 1 महीना दवा खा लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। छोड़ने से उनकी दवा जो कंडीशन होती है वो और भी वर्स होती है और कॉम्प्लिकेटेड होती है, उनको लगता है कि शायद मैं और बीमार हो गया। तो सबसे पहले उनके लिए यही है कि जो ट्रीटमेंट है, दवाई जो है कंटिन्यूअसली कोर्स होता है वो आप कंटिन्यूअसली कर लीजिए। सेकेंडली ये है कि साइकोथेरेपीज और काउंसलिंग का बहुत ज्यादा कलीदी रोल होता है। देखिए मैं आपको ये बताऊंगा कि हर जहनी बीमारी, हर जहनी दिक्कत, हर जहनी जो हमारा कह सकते हैं सलाहियत है जो काम अच्छे से नहीं कर सकती है, ये हम नहीं कह सकते कि ये कोई मेंटल प्रॉब्लम है या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है लाइफ में जो अनरिजॉल्व्ड होती है, कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिनका कोई समाधान सोल्यूशन नहीं निकला होता है, वो हमने एज ए सप्रेस किया होता है, अंदर ही रखा होता है, और उन्हीं फीलिंग्स, इमोशंस और थॉट्स के साथ हम जीते रहते हैं। बेस्ट है कि आप माहिर नफ्स जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, आप उनके पास जाइए, उनके साथ अपने थॉट्स, इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आप जब एक्सप्रेस करेंगे तभी वो आपको बता देंगे कि बेस्ट वे क्या है इस चीज से बाहर आने के लिए, बेस्ट कोपिंग मैकेनिज्म क्या है इससे बाहर आने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये देखा गया कि हमारे कश्मीर में जब ऐसे लोग बीमार होते हैं तो उनका जो कोपिंग मैकेनिज्म होता है वो ड्रग होता है। उनको लगता है कि शायद ड्रग्स लेने से, चर्स, वीड, अल्कोहल और भी कोई ड्रग लेने से शायद मेरी ज़हनी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। इन सारी चीजों से प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं होती है बल्कि वो और कॉम्प्लिकेटेड होती है। एक दरवाजा खोल देती है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट करें, वो आपको एक हेल्दी वे। ओके डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन, आपका वक्त बड़ा कीमती है इसलिए मैं एक लास्ट चीज आपसे जानना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है, वो ये है कि जब हम इन तमाम सिचुएशंस के अंदर देखते हैं, ये जो हम अभी टेक्नोलॉजी का दौरा है, हर घर में 5-5, 6-6 मोबाइल है, गैजेट्स है, और हर कोई अपने अपने कमरे में, अपने अपने कोने में बैठकर चैटिंग में और 10 तरह की चीज़ों में लगा रहता है, और जो ये सोशल इंटरेक्शन हुआ करती थी वो ख़त्म हो गई है, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है। क्या ये एक बुनियादी वजह है हमारे आज के दिन में कि ये सोशल इंटरेक्शन हमारे घरों में ख़त्म होना, सोशल इंटरेक्शन हमारी मजहबी मकामात पर ख़त्म होना, शादी ब्याहों में भी हम देखते हैं टेंट में बैठे रहते तो हर कोई अपने अपने में रहता है, और वो सोशल इंटरेक्शन ख़त्म होने की वजह से भी हम बहुत दूर चले गए और ये डिप्रेशन, एंजाइटी हर तरफ से हमें नज़र आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही वजह फरमाया आपने। इसमें भी मैं आपको कहूंगा कि जो आपने बताया कि आजकल हम टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का एक सोर्स लेते हैं खुश रहने के लिए, इस पे जो मनफी असरात हमारी पॉपुलेशन के ऊपर पड़ते हैं, उसमें 2 पॉपुलेशन की किस्में के बच्चे सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूं कि जितना हम खौफ और तरद्दुद में थे कोविड के दौरान कि तेजी से फैले, उसी से लिहाज से मैं आपको कहूंगा कि जो बच्चों में आजकल प्रॉब्लम्स है मोबाइल के इस्तेमाल से, वो इससे भी ज्यादा है। बच्चों में बोलने की सलाहियत चली जाती है, बच्चों में ध्यान देने की सलाह चली जाती है, बच्चों का नर्वस सिस्टम, उनका माइंड पूरा इफेक्ट होता है, सोचने समझने की, काम करने की सारी सलाहियतें खत्म हो जाती है बच्चों में। उसको हम बोलते हैं आजकल वर्चुअल ऑटिज्म होता है कि जो एक डिसेबिलिटी की ओर लेके जाता है। उससे बड़े जो पॉपुलेशन है उनको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन हो जाता है। उससे और पॉपुलेशन बड़ी है, उनमें एग्रेशन आता है, उनमें एंजाइटी आती है, उनमें सैडनेस आती है, वेट गेन होता है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आती है, नेगेटिव रोल मॉडल्स आते हैं, ईटिंग प्रॉब्लम्स होती है, जो आजकल हर पेरेंट बोलेगा कि मेरा बच्चा खाता ही नहीं जब तक आप इसके हाथ में फोन देंगे ही नहीं। ऐसे ऐसे बहुत, और इमोशनल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, आपके आंखें खराब हो जाती है, सीजर्स आ जाते हैं, कार्डियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। और थ्रू करंट रिसर्च से ये पाया गया कि अब्रॉड में कि जो बच्चे फोन का इस्तेमाल करते हैं ज्यादा, अमेरिका में ये पाया गया कि उनमें अक्सर ब्रेन ट्यूमर्स के शिकार हो गए हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूसेज ऑफ फोन। उनका ब्रेन वो
वे जो हम कह सकते हैं 5G जो है उस उनका वो टॉलरेंस नहीं ले पाए। अब दूसरा हमारा जो दूसरा पॉइंट का या पहलू इसका यह है कि अर्लियर हमारे जिंदगी में या बचपन में एक एटमॉस्फेयर हुआ करता था जिसको हम बोलते थे एक कल्चर ऑफ कन्वर्सेशन था, एक माहौल था जहां पे हम आपस में मिलते थे, खेलते थे, चाहे हम खेतों में खेलते थे, चाहे हम प्लेग्राउंड में खेलते थे, चाहे हम घरों में खेलते थे, चाहे हम दुकानों पे बात करते थे, चाहे हम एक दूसरे के घर जाते थे हंसी मजाक करने के लिए। तो वो सारा कल्चर ऑफ कन्वर्सेशन अगर आप पूरा ऑल ओवर इंडिया देखेंगे वो बिल्कुल है ही नहीं। घर में 4 लोग हैं, 4 लोग आपस में जानते ही नहीं कि दिन में क्या हुआ, अपनी जिंदगी में मसरूफ है, बिजी है, 4 लोग 4 फोन में बिजी है। जब कल्चर ऑफ कन्वर्सेशन घरों में नहीं है तो इट इफेक्ट्स द साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन माइंड। कल्चर ऑफ कन्वर्सेशन सोसाइटीज में नहीं है, छोटे छोटे कॉलोनीज में नहीं है। हमने इजी गोइंग प्रेफर की है कि शायद लाइफ जो है लिमिटेड है। जब ब्रेन की अपनी फंक्शनिंग रोकी जाएगी तो बिलीव मी इट डिस्ट्रॉयज मोर देन गिविंग द प्लेजर जो आप फोन से लेते हैं। तो ये सारी चीजें मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे यहाँ पे जो कल्चर ऑफ कन्वर्सेशन था, एक दूसरे से मिलना, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो थॉट्स एक्सप्रेस होते थे, हम जो करते थे, हम हंसते थे, मजाक करते थे, अपनी दुख दर्द दूसरे को बताते थे, उससे एक इंसानी दिमाग जो है वो बिल्कुल स्टेबल रहता था। लेकिन आजकल के टाइम में वो चीजें बिल्कुल नहीं है, विच हैज रिजल्ट्स कि डिप्रेशन, एंजाइटी और अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डे बाय डे बढ़ती जा रही है। सो आई अगेन रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स काइंडली अपने बच्चों को फोन ना दे, बिकॉज अगर आप देखेंगे ऑलरेडी जो सारी डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने फोन को बैन किया है टिल द एज ऑफ 18, टिल द एज ऑफ 15, 16। लेकिन फिर भी हमारे जम्मू कश्मीर में आजकल पेरेंट्स ही बोलते हैं कि बच्चे को खुश और बिजी रखने के लिए बिल्कुल उसको उसके हाथ में फोन थमा दो, लेकिन वो नहीं चाहते कि एज इसका क्या रिजल्ट है। बिलीव मी, मेरे पास रोज इतने बच्चे आते हैं, पेरेंट्स सब ये रिपोर्ट करते हैं कि जी ये एक जगह बैठता नहीं है, ये बात नहीं करता है, ये पहले बिल्कुल ठीक था, अब इसको पता नहीं क्या हुआ, ये अब मारने लगा है, ये खाता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं कि टॉयलेट ट्रेनिंग है। बच्चों में इतने इश्यूज है, ऑल बिकॉज ऑफ द मोबाइल फोन, all because of the easy going, easy lifestyle which we have preferred, all because we are not giving quality time to our kids, to the family. So we have to again repeat it again, we have to spend the quality time with the family, with the kids. We have to know कि उनके emotions, feelings, burdens, challenges क्या, but nobody bothers कि उनमें क्या क्या दिक्कत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए और ये ज़रीन ख्यालात और बात अपनी रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, बस 10 बस्ता दरख्वास्त तो यही है ना कि एट द एंड ऑफ द डे जब हम इस गुफ्तगू को समेटते हैं ना तो पता यही लगता है कि गलतियां मेरी है, मैं सही तरीके से समझ नहीं पाया टेक्नोलॉजी को। टेक्नोलॉजी ने मुझे इतना ज़्यादा ग्रिप कर लिया कि मैं जो बुनियादी असूल हमारी ज़िंदगी थे उससे दूर होता चला गया। जो कन्वर्सेशन, बातचीत का एक निज़ाम हुआ करता था हमारी सोसाइटीज़ के अंदर, हमारी घरों के अंदर, उसको बहाल कीजिएगा, खुलकर रहिएगा, हंसते रहिएगा और फिर देखिएगा ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी ने हमारे आसपास अपना घेरा तंग कर दिया है, ये किस तरीके से टूटता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही रास्ते पर दिखाए जी। चलिए साहब, आखिरी लम्हात पर हमें कोशिश करेंगे कि एक आधी खबर, माजरत के साथ शायद आज कोई कॉल ना ले पाऊँ, लेकिन खबर आपको ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने कमर कस ली, और ये कमर कस ली उन लोगों के खिलाफ जो अभी भी सरकारी रिहाइश गाहों के अंदर गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। मामला PIL का है जो ऑलरेडी चल रहा था और एक नहीं कई मरतबा हुकूमत की इदारों को तंबीह भी किया गया था। और फाइनली अब यह खबर सामने आई कि इवैक्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन, यानी सरकारी एकोमोडेशन को खाली करना जो फॉर्मर मिनिस्टर्स और लेजिस्लेटर्स का था वो लगभग शुरू हो गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे फॉर्मर लेजिस्लेटर्स हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने इस सरकारी रिहाइशगाह को अपने इस्तेमाल में रखा है। और अब फाइनल नोटिस भी चला गया है और स्टेटस रिपोर्ट भी इवैक्यूएशन का अदालत के सामने रख दिया गया है। लेकिन खबर यह है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स ऐसे हैं जिनके पास ये तमाम रिहायशी सहूलियात रखी गई हैं, जिनको लेकर इवैक्यूएशन नोटिस जारी कर दी गई है। PIL जो है वो लगातार चल रही है और दोबारा इसकी तारीख जो है लगा दी गई है 19 फरवरी सन 2025 को, जब
वक्त जब स्टेट डिपार्टमेंट को डिटेल में ये बताना होगा कि जिन लोगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई की गई है, क्या उन्होंने वो अपनी रिहाइशें छोड़ दी है, नहीं छोड़ी है, और जो वाजिबुल अदा उनके थे क्या वो वसूल किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। कुछ लोगों की तरफ से खाली कर दिए गए हैं, कुछ की तरफ से नहीं कर दिए गए हैं। और इस भी सूरत हाल ये है कि अब ये मामला 19 फरवरी को दोबारा से लिस्ट किया गया है जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट के अंदर, और यहाँ पर सूरत हाल हमें पता लगेगी कि सूरत हाल किस तरीके से आगे बढ़ेगी। चलिए जनाब, माजरत तो पहले ही मैंने ले ली थी कि आज थोड़ा सा वक्फा चला गया डॉक्टर साहब के साथ, ज़्यादा कोई फ़ोन कॉल्स आज नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपसे वादा कि कल प्रोग्राम में आएंगे तो फ़ोन कॉल ज़रूर लेंगे। लेकिन चलते चलते ये 2-3 मिनट्स मेरे पास है, तो फटाफट से रात किस तरीके से गुजरी है, यकबस्ता हवाएं कहाँ कहाँ पर चलेंगी और मौसम का मिजाज आज दिन में कैसा रहेगा, अपडेट आपके सामने रखेंगे जी वेदर अपडेट का। और सबसे पहले आपको बताते चले कि श्रीनगर में मनफी दर्जा हरारत -2.2, रात का सुबह -3 था जब हमने प्रोग्राम का आगाज किया था। काजीगुंड के अंदर रात का दर्जा हरारत -3.3 डिग्री, आज दिन में बादल नजर आएंगे आपको और हल्की धूप भी कहीं ना कहीं दिखेगी। यानी कुपवारा चलेंगे तो एडवाइजरी के हिसाब से 12 इलाकों के अंदर बर्फबारी का इम्कान है। तो रात का दर्जा हरारत क्या रहा है जी, -1.6 दर्जा हरारत मनफी है और यहाँ पर बर्फबारी का इम्कान है। पहलगाम के अंदर आपको दोनों चीजें दिखेगी, धूप भी दिखेगी, दिन में बादल भी दिखेंगे, लेकिन रात जो गुजरी है -4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। गुलमर्ग और पहलगाम में लगभग सेम पोजीशन है, रात का दर्जा हरारत 4.5 मनफी चला गया। लेकिन जिस तरीके से कुपवारा में बर्फबारी का इम्कान है, उसी तरीके का इम्कान गुलमर्ग के पहाड़ों पर भी है, जहां पर एक बार फिर आज बर्फबारी हो सकती है। बांडीपोरा आएंगे तो गुरेज का इलाका, आसपास का इलाका आप देखेंगे तो बांडीपोरा के अंदर भी सूरत हाल इसी तरीके की बनी है। रात का दर्जा हरारत -2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और दिन में आज बारिश या बर्फबारी का इम्कान है। कोकरनाग -5.5 डिग्री, बादल और धूप दिन में रहेंगे। पुलवामा आते आते -6.1 डिग्री, बादल और धूप आपके सामने रहेंगे। बडगाम -3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और शुपियां के अंदर सबसे सरतरीन इलाका -8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। धूप और बादल की आंख मचोली यहां पर भी जारी रहेगी। जम्मू आते हैं तो जम्मू की सूरत हाल ये है कि जम्मू शहर के अंदर आज धूप आपको दिखेगी। सुबह धुंध काफी थी लेकिन दिन में धूप आने की उम्मीद है। दर्जा हरारत रात का 7.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बानिहाल के अंदर भी आंख मचोली बराबर चलेगी और रात का दर्जा हरारत 2.0 डिग्री सेल्सियस था। भद्रमा के अंदर भी 2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कटरा के अंदर 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सबसे अच्छा दर्जा हरारत कटरा के अंदर रात का गुजरा है, आज दिन में पूरी धूप होगी। किश्तवाड़ के अंदर 6.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और आज दिन में किश्तवाड़ के अंदर भी धूप इम्कान है। सांबा, फटाफट से आते हैं स्टेशन सांबा हमें बता रहा है कि 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड रात का दर्जा हरारत किया गया और पुंछ आते आते आज बर्फबारी का इम्कान है। दर्जा हरारत रात का 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लद्दाख की सूरत हाल ये है कि करगिल के अंदर -6.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेह के अंदर -4.4 डिग्री रिकॉर्ड किया। द्रास थोड़ा सा बेहतर है, जहां 15-20 के आसपास था, वो -8.6 डिग्री द्रास के अंदर भी रिकॉर्ड किया गया है। सूरत हाल ये है कि लद्दाख के अंदर भी आज इंटायर लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर धूप थोड़ी सी आपको दिखेगी, बादल सबसे ज्यादा नजर यहां पर आएंगे। अभी तक की सूरत हाल ये है, मौसम का मिजाज इस तरीके का रहेगा। लेकिन हमारे पास खबर यह है कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर अभी तक भी विजिबिलिटी क्लियर नहीं हुई है, जिसकी वजह से परवाजों में ताखीर हो रही है और शायद मजीद कुछ वक्त लग सकता है, जिसके बाद एक और अपडेट वहां से जारी किया जाएगा। अगर आप सफ़र कर रहे हैं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर, एहतियात कीजिएगा, ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के साथ राब्ते में रहिएगा। और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ भी फिलहाल यही बता रही है कि ताखीर के साथ परवाजें आ रही है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम थी, जो शायद अब थोड़ी देर के बाद बेहतर हो सकती है। फिलहाल हमें देंगे आप इजाजत इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह प्रोग्राम सलाम जेके में आपके सामने फिर हाजिर खिदमत रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि खबर, तजिया, तबसरा भी होगा और कल ज़रूर आपके फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करेंगे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।